नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर आप लोगों के बीच हूँ मैं। परमार वंश का इतिहास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों की डिमांड पर ही ये चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी आप लोगों ने कत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश को दोनों को अलग अलग आप लोगों ने पढ़ लिया। कुछ हिस्सों में हमने इसे बांट करके रखा था। आज इससे आगे कंटिन्यू करते हुए मैं परमार राजवंश को लेकर के थोड़ा सा जो आप लोगों के मन में मिथक है, जो भ्रांतियां हैं, उन्हें क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के क्वेरीज प्लीज़ क्वेश्चन रेज किया करें ताकि मैं क्वेश्चनों के जवाब दे पाऊँ। अन्यथा मूर्त लोगों को पढ़ाने का, मूर्त बोल रहा हूँ जो बिल्कुल उसकी तरह है, मूर्तियों की तरह है, उन लोगों को पढ़ाने का कोई मेरा फिर इंटरेस्ट फिर हट जाएगा। तो क्वेश्चन जब तक रेज नहीं होंगे तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा, क्वेश्चन रेज होने के साथ साथ, क्वायरी रेज होने के साथ साथ मेरी दूसरी दरकार ये भी है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टॉपिक्स बताते रहा करें मुझे। और फीडबैक आप लोग जैसा देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ये आप लोगों का अपना विवेक है। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना करें, ये सब आपके ऊपर है। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना और टॉपिक्स को थोड़ा सा समझाना। ये देखिए थोड़ा सा आधा हो गया, ये टाइपिंग एरर है मेरे उसमें। तो परमार वंश का इतिहास को लेकर के मैं आज एक वीडियो शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग इसका विस्तारित चर्चा करते हैं। मैं ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन न लेकर के सीधे मेन टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। देख लीजिए, परमार वंश के इतिहास की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए, परमारों का इतिहास और इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत। सबसे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन छोटी कर दूं और छोटी स्क्रीन में आप लोग देख लीजिए सारी चीज़ें, अगर आप लोग देख पा रहे हों तो। वो ये कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। बेसिकली इस इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जिनमें देख लीजिए पुरातत्व है। पुरातत्व सबसे अहम स्रोतों के तहत आएगा। दूसरा, देखिए पुरातत्विक स्रोतों की बात करें किसी भी इतिहास को जानने के लिए, केवल परमार को जानने के लिए नहीं बल्कि इतिहास पुरातत्व की जानने की बात अगर करें तो किसी भी इतिहास के लिए पुरातत्व पहला सबसे बड़ा स्रोत होता है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे देख लीजिए हम चर्चा करें परमारों की, तो परमारों के हमारे पास क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, या क्या क्या स्रोत हमारे पास होने चाहिए, या क्या क्या प्राप्त हुए हैं की बात करें पुरातात्विक स्रोतों में। तो देख लीजिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कि परमारों की मूल स्थान या मूल गढ़ी जो थी, क्योंकि 52 किले या 52 गढ़ गढ़वाल इसीलिए नामकरण रहा, हम लोग ये बोलते हैं, या हमारे बेसिक जो इतिहास की बातें कही जाती हैं उनमें यही बात कही जाती है कि 52 गढ़ों के कारण गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा और उनका एकीकरण अजय पाल ने किया, वगैरह वगैरह। आप लोग यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो उनके लिए पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अहम चीज़ क्या है, क्योंकि इनका मूल जो आता है उत्तराखंड में, जो मूल हम बात करें तो उत्तराखंड में जो मूल इनका है वो क्या है आपका, उत्तराखंड में इनका जो मूल है वो है चांदपुर गढ़ी। तो चांदपुर गढ़ी में पुरातात्विक स्रोत मिलता है। अब आप लोगों को मैं यहाँ थोड़ा क्वेश्चन और रेज करूँगा। गढ़वाल में 52 गढ़ प्लस अन्य गढ़ हैं, और छोटे छोटे जो ठाकुर या जमींदार हैं वो तो है ही हैं। तो एक छोटी सी चीज़ आप लोग समझिएगा पुरातत्व की। मैं चांदपुर गढ़ी का इतिहास अगर आप लोगों ने देखा, या चांदपुर गढ़ी जाकर के आप लोगों ने अगर इसको देखा है, तो चांदपुर गढ़ी का जो किला है, वो किला आपको बता दूं कि मात्र 12 कमरों का है। तो क्या ऐसा संभव है कि गढ़वाल का जो मूल राजनीतिक परिवार है वो केवल 12 कमरों के किले में रहते होंगे? अगर आप उस स्पेस को देखें तो वहाँ और कमरे होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि मैं तो थोड़ा सा अब इससे इतर जाऊँगा तो आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्यों आप लोग इसे इलेबरेट कर रहे हैं। बट बैनोली गाँव पड़ता है चमोली में, उसके पास एक पुराना खंडहर है करीब, उसमें बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग उस खंडहर को देखें तो उसमें अभी के समय पे भी 30-40 कमरों का वो खंडहर है। अब उस पर कोई खुदाई हो या वो अन्य भविष्य में कुछ ऐसा निकल करके आए तो अलग बात है। खैर अभी तो हम लोग चांदपुर गढ़ी को ही एक अवशेष के तौर पर पढ़ रहे हैं, या पुरातात्विक अवशेष के तौर पर पढ़ रहे हैं। उसके अलावा पुराने जो हमारे अन्य खंडहर हैं, या पुराने समय की तलवारें हैं, हथियार हैं, मृदभांड वगैरह, मृदभांड तो खैर प्रागैतिहासिक उसके हो गया, अन्य बर्तन वगैरह जो भी रहे हैं, तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, पुरातत्व के अधीन आ जाते हैं। दूसरी बात करें समकालीन साहित्य। अब देखिए समकालीन साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं।
समकालीन साहित्य का मतलब है उस समय मुस्लिम जो साहित्य रहा वो साहित्य ले लीजिए, या उस राजा के दरबार में जो कवि रहे हैं, जो साहित्यकार रहे हैं, उन साहित्यों की बात कर लें तो वो सारे के सारे समकालीन साहित्यों के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे यहाँ क्योंकि देख लीजिए विदेशी यात्रियों का बहुत भारी मात्रा में विवरण हमारे यहाँ मौजूद है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी हमारे इतिहास का प्रमुख स्रोत है। फिर गढ़ राज्य शासकों की जो वंशावली है, तो गढ़वाल के जो राजा थे उनकी अपनी वंशावलियाँ हैं, वो वंशावलियाँ भी हमारे लिए अहम हैं, उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और फिर आता है सिक्कों से भी हमारे क्षेत्र की जानकारी मिलती है। अभी मैं हाल ही में प्राप्त हुआ फतेहपति शाह का सिक्का फिर मैं आगे दिखाऊंगा कभी। और फिर आपका आता है छठा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपका अभिलेख। अभिलेखों की बात करें तो देखिए अभिलेखों में बहुत सारे अभिलेख आते हैं जिनमें ताम्रपत्र है, कनक पत्र मतलब सोने का पत्र आता है, रजत पत्र आता है चांदी का पत्र, या शिलालेख पत्रों पर लिखे हुए लेख। और हमारे यहाँ तो इनके अलावा भी सबसे अहम चीज़ आपको जानकारी दूँ, हमारे यहाँ इन सब से इतर एक और चीज़ मिलती है। हमारे यहाँ बर्तनों में लिखे जाने का प्रावधान या घंटियों में लिखे जाने का भी बहुत ज़्यादा विवरण मिलता है, तो उनसे भी हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। बात करें देख लीजिए कत्यूरी राजवंश की, तो कत्यूरी राजवंश के समापन के बाद जो है परमारों में, गढ़वाल में परमार राजाओं ने जो है थोड़ा सा अपना राज्य विस्तार का काम किया, और उसी राज्य विस्तार में कहीं न कहीं परमार राजवंश की नींव रखी गई। माना जाता है कि पूरा का पूरा जो गढ़वाल रीजन था, कत्यूरी जब समाप्त होने लगे तो समाप्त होने के बाद पूरे गढ़वाल रीजन में क्या हो गया, एक बहुराजकता का दौर आ गया। और उसी बहुराजकता के दौर में जो आदि पुरुष परमारों का आदि पुरुष माना जाता है, परमार शासकों का आदि पुरुष जो माना जाता है, जो गढ़वाल में आदि पुरुष की बात करें तो वो था कनकपाल। कनकपाल जो है इस क्षेत्र में आया, और यहाँ आने के बाद देखिए कुछ इतिहासकार जैसे शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर एटकिंसन या अन्य कुछ नीचे अगर भक्त दर्शन वगैरह लेंगे तो इन लोगों के अनुसार इन्होंने कहा कि कनकपाल जो है धारानगरी से यहाँ धारानगरी राजस्थान से जो है यहाँ तीर्थ यात्रा पर आया हुआ एक राजकुमार था। और चूंकि चांदपुर गढ़ी में जो तत्कालीन शासक था उसका नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह जो है इससे करवा करके चांदपुर गढ़ी जो है दहेज में दे दी, और यहाँ राज करने के लिए कनकपाल को प्रेरित किया, और यहीं कनकपाल ने जो है परमार राजवंश की नींव रख दी। भक्त दर्शन सिंह कहते हैं कि गढ़वाल जो नरेश थे वो परमार वंश के पहले से ही परमार वंश के थे। दरअसल अगर आप लोग एक चीज़ देखिए राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो विस्तारित तरीके से, तो आप लोग ये चीज़ समझेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, जिन सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि राजपूतों की उत्पत्ति उस समय जब बौद्ध धर्म ने अपना एक तरीके से पूरा का पूरा उत्तरी भारत पर पूरा बौद्ध धर्म का एक तरीके से साया मंडराने लगा था, या बौद्ध धर्म के कब्जे में पूरा का पूरा उत्तर भारत आ गया था। तो उस समय क्या हुआ कि जो राजा थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, सभी लोगों ने लगभग क्या कर दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो राज सत्ता थी, क्षत्रियों का जो उत्तरदायित्व हुआ करता था, क्योंकि वो बौद्ध हो चुके थे, तो अब वैदिक धर्म के हिसाब से जो है जो वैदिक धर्म था उसके रक्षा लगभग असंभव सी हो गई थी, क्योंकि राजा अब राजा की भांति कार्य नहीं कर रहे थे। तो इस समय पे कुछ विद्वानों ने क्या किया, एक क्या बोलते हैं यज्ञ का आयोजन किया। इवन अबुल फजल ने आईन अकबरी में भी इसी चीज़ का विवरण दिया है। हालांकि कुछ लोग जैसे टार्ड वगैरह ये लोग मानते हैं कि राजपूत जो है विदेशियों की संतति है, विदेशी संततियाँ हैं। अब विदेशों से आए हुए हों या फिर जो ये उत्पत्ति के संबंध में राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक अग्निकुंड में यज्ञ करना, यज्ञ की आहुति से 4 राजपूत शासकों का निकलना, जो भी कुछ रहा हो, जिस भी सन में रहा हो, आईन अकबरी में तो 818 विक्रमी संवत इसे बताया गया है, पर समयकाल जो भी रहा हो, पर माना ये जाता है कि इस राजस्थान के जो माउंट आबू में ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में उस अग्निकुंड से जो है 4 ब्राह्मण क्षत्रिय जातियाँ निकली, जिनमें से प्रतिहार, सोलंकी, परमार और चौहान थे। तो उनमें से परमार एक जाति थी जो माउंट आबू की तलहटी में चंद्रापुरी नामक गाँव में बस गए थे। तो चंद्रापुरी गाँव में बस गए थे, और इसी वजह से ये कुछ
लोगों का, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि गढ़वाल में जब ये आए तो चांदपुरगढ़ जो है उनका चंद्रापुरी के ही सामने उसका नाम भी चांदपुर रखा गया। अब जो भी कुछ संभावना है, देखिए ये केवल संभावनाएं या इतिहास को जोड़ने का प्रयास मात्र हमारे इतिहासकारों द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो प्रचलित स्थल था उसी को लेकर के यहाँ चांदपुर गढ़ी बना दी गई थी गढ़वाल में, और चांदपुर गढ़ी में जो है कनकपाल ने अपनी सत्ता शुरू करी। तो हम बात करें देखिए इसके अध्ययन की, तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने चांदपुर या परमारों को 3 हिस्सों में हम लोगों ने 3 कालखंडों में, टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने 3 हिस्सों में इसे बांटा है अध्ययन के दृष्टिकोण से। और वो हिस्से कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला जो कालखंड है वो है बहुराजकता का काल, जो 888 में हम मानते हैं कनकपाल आए, तो 888 से 1490 तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग बहुराजकता का काल कहते हैं। बहुत बड़ा या बहुराजकता का काल के तौर पर हम लोग इसे प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखिए इस काल में हम मानते हैं कि ये कालखंड जो है कनकपाल से लेकर के अजयपाल तक का माना जाएगा, क्योंकि 1490 के आसपास हम अजयपाल का शासन शुरू मानते हैं। तो अजयपाल के शासन तक, यानी कि कनकपाल से लेकर अजयपाल तक का जो शासन पीरियड रहेगा वो बहुराजकता का काल कहलाएगा। गढ़वाल के इतिहास में उसे प्रथम कालखंड या बहुराजकता का काल हम लोग कहेंगे। और चूंकि इस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा विस्तारित इतिहास नहीं है, किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है, तो हम लोग इसे ज़्यादा इलाबरेशन आगे भी नहीं करेंगे आज, पर मैं इसी पे समाप्त करूंगा। दूसरा कालखंड देख लीजिए क्या है। दूसरा कालखंड ये माना जाता है 1490 से 1804। अब देखिए 1490 से 1804, 1490 अजयपाल आ गया और 1804 जब गोरखों ने आक्रमण कर लिया, तो 1490 से 1804 तक जो है इस टाइम पीरियड को, क्योंकि यहाँ इस समय पे इनकी राजधानी श्रीनगर थी तो इसलिए इसे श्रीनगर काल के द्वारा जाना जाता है। माना तो ये जाता है कि अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों का एकीकरण किया, तो गढ़ों की भूमि या गढ़वाल जो है इसे नामकरण गोरखों ने दिया, और इसलिए इस पीरियड को हम लोग जो है खैर श्रीनगर कह करके श्रीनगर टाइम पीरियड या श्रीनगर काल या द्वितीय कालखंड के तौर पर इसे परिभाषित करते हैं। तीसरा कालखंड शुरू होता है 1815 से 1949 तक, जिसे टिहरी रियासत के तौर पर आप लोग जानते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद जब टिहरी में रियासत की शुरुआत हुई और भारतीय संघ में जब तक ये विलय नहीं हो गया, तब तक हम तीसरा कालखंड पढ़ेंगे। तो आज मैं शुरुआत केवल करना चाह रहा था कि प्रथम कालखंड की 888 से 1490 ईस्वी तक के बीच का जो बहुराजकता का टाइम पीरियड था। तो बहुराजकता के काल में देख लीजिए, मैं कुछ ही 2-3 राजाओं के नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आपको ये वीडियो की प्रतिक्रिया आपकी जैसी भी रहेगी उस आधार पर मैं इसे वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। मैं बहुत छोटी लघु वीडियो अभी फिलहाल बना रहा हूँ, जिससे कि मुझे केवल प्रतिक्रियावश आप लोगों की प्रतिक्रियाएं अगर मिलती हैं तो उस आधार पर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए कनकपाल सबसे पहला राजा जिसे हम लोग मानते हैं 888 से 907 तक इसने शासन किया, ऐसी मान्यता है, ऐसा वंशावलियों में जिक्र है। और चांदपुरगढ़ के शासक देख लीजिए, चांदपुरगढ़ के शासक जो उस समय थे भानु प्रताप। अभी दूसरा मत भी मैं इसमें रखूंगा, दूसरा मत क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले चांदपुरगढ़ के शासक जो भानु प्रताप थे, भानु प्रताप की पुत्री के साथ कनकपाल का विवाह हो गया था, तो इस वंश की नींव पड़ी। जबकि एक अन्य मत क्या कहता है, एक अन्य विचारधारा या एक अन्य लोग जो इतिहासकारों की जो अन्य एक लॉबी है वो क्या कहती है कि भिलंगना उपत्यका के राजा थे कोई। भिलंगना उपत्यका मतलब भिलंगना नदी घाटी क्षेत्र के एक राजा थे जिनका नाम था राजा सोनपाल, और सोनपाल की पुत्री से विवाह करके जो है इन्होंने चांदपुर गढ़ी में एक कालिंदपाल नामक राजा बाहर से आया था, राजकुमार आया था, उसने पंवार वंश की नींव रखी। अब देखिए कनकपाल और कांदिलपाल वो जो भी रहा हो, हम लोग अधिकतर जो इतिहासकारों का मत है या वंशावलियां या अन्य चीजें अन्य विवरण हमारे पास है वो कनकपाल को लेकर के हैं। तो दूसरा जो ये मत है वो नेग्लेक्ट, इसे नकार दिया जाता है एक तरीके से, पर आप लोगों को जानना जरूरी है दोनों ही मतों को। और अभी तक देख लीजिए इस वंश की बात करें तो अब तक हमें 60 पीढ़ियों के नाम अभी तक हमें प्राप्त होते हैं। वो 60 पीढ़ियों के नाम आप लोगों ने आगे पूरा का पूरा विस्तारित अध्ययन करना है। और इस टाइम पीरियड में देखिए पहले राजा कनकपाल के बाद हमें जो विवरण मिलता है वो मिलता है 28वें राजा लखनपाल का। इस वंश के प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर जो है हमें, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा देख लीजिए, मैं इसे और थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता दूं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भविष्य में कि प्रथम परमार शासक या पंवार शासक जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध होता है तो वो लखनपाल ही है। अब लखनपाल को कुछ जगहों पर
देखिए लसणपाल भी लिखा गया है, ये स हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करता हूँ नीचे। इस वंश के जो ऐतिहासिक साक्ष्य या इस राजा का जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है वो एक चांदी की मुद्रा हमें, सॉरी तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई थी जो एक 1.5 सेमी व्यास की है, जिसमें जो है लखनपाल का जिक्र किया गया है। अब कुछ इतिहासकार क्या करते हैं, भाषा को लेकर के विवाद करते हैं। तो स को कहीं पर देख लीजिए, पुराने अगर मैं अभिलेख अभी नीचे दिखा रहा हूँ मैं एक अभिलेख, पुराने जो अभिलेख होते थे ना उनमें बेसिकली क्या होता था, जो ये स होता है, पेट कटा हुआ स दिख रहा होगा आपको, स को कहीं पर सिर्फ स ही पढ़ना पड़ता है, कहीं पर ख पढ़ना पड़ता है। इसका उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूँ, पहले मैं उसी उदाहरण को एक बार देख लूँ फिर मैं ऊपर आऊँगा। तो ये उदाहरण क्या है, एक मैं ताम्रपत्र लेकर के चल रहा हूँ, गढ़वाल का एक ताम्रपत्र है, उसे आप लोग थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये ताम्रपत्र आप लोगों के बीच आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें जो मैंने गोल घेरे में रखा हुआ है, इस पॉइंट को आप लोग देखिए, इसमें लिखा हुआ है वी आधा स ठ। तो विष्ट, ये विष्ट सरनेम को दर्शा रहा है। यहाँ पर हमने जो ये स है पेट कटा वो स ही पढ़ा। इसी ताम्रपत्र में नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ। तो देखिए घट ले, अब ये स पढ़ेंगे आप लोग, बट ये ख हो जाता है। लेख को खनक, अगर ये ख न है ना, जो ये न ना हो करके र है तो खरक। ये देखिए न भी आपका जो यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पर एरो दिख रहा होगा ना ये, तो र और न में भी एक जैसे शब्द लिखे जाते थे पुराने अभिलेखों में, और ख और स भी एक जैसे लिखे जाते थे। तो इसी अभिलेख में देख लीजिए, यहाँ पर तो हमें इसको स पढ़ रहे हैं, इसी अभिलेख में यहाँ पर इसे हमने ख पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि लेख को खरक। र भी याद रखिएगा, अभी मैं खैर भाषा पे कभी फिर चर्चा हम लोग करेंगे, पर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ इतिहासकार, जब अब हम बात इतिहासकारों की कर रहे हैं या इतिहास की कर रहे हैं, तो कुछ इतिहासकार उसी राजा को लखनपाल बोलेंगे और कुछ इतिहासकार लसणपाल बोलेंगे। तो पर वैसे देखा जाए तो देखिए लखनपाल होता है, क्योंकि जो पुरानी भाषा है उस भाषा के आधार पर हम लोग देखना पसंद करेंगे उसे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिस राजा का ये 28वां राजा हमें सबसे पहला ऐतिहासिक साक्ष्य जिस राजा के मिलता है वो 28वें क्रम का राजा है। हालांकि वंशावली तो सबकी है, इसीलिए हम इसे 28वें क्रम का शासक बोल रहे हैं, और ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर इसकी जो है एक मुद्रा प्राप्त हुई है। याद रखेंगे, सबसे पुराना जो अभिलेखी या सबसे पुराना जो साक्ष्य हमें पंवार राजा का मिलता है उस राजा का नाम लखनपाल है। और दूसरा देख लीजिए, इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में जो पहला कालखंड है जिसे बहुराजकता का काल कहते हैं, दूसरे राजा का नाम मिलता है अनंतपाल। ये 29वां बैक टू बैक दूसरे राजा है ये 28वें के बाद अनंतपाल। अनंतपाल देख लीजिए, इनका एक अभिलेख 1994 में खोजा गया था। ऊखीमठ के, रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के पास धारी नामक गांव है, धारसिल नामक गांव है, वैसे धारी के निकट धारसिल नामक गांव है, जहां एक अभिलेख खोजा गया था, जिस अभिलेख में राजा अनंतपाल द्वितीय का नाम उत्कीर्ण है। तो अभिलेखी आधार पर देखिए, उसका तो सिक्का मिला था आपको लखनपाल का, तो अभिलेखी आधार पर अनंतपाल द्वितीय जो है पहला शासक हो जाएगा, जिसके हमें क्या प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं। और याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने योग्य, गढ़वाल नरेशों का प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो अगर आप देखिए उसमें संवत 1392 लिखा है, तो सन लगभग 1335, तो सन 1335 में सबसे पुराना अभिलेख हमें मिलता है गढ़वाल राजाओं का। तो वो किसका प्राप्त होता है हमें, धारसिल गांव से राजा अनंतपाल का, जो कि इस वंश का 29वां शासक है। क्लियर रहेगा यार। उसके बाद देखिए 34वां राजा जगतपाल। जगतपाल की बात करें तो इनका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, और देवप्रयाग मंदिर को जो है इनके द्वारा भूमिदान किए जाने का इस ताम्रपत्र में उल्लेख किया गया है। और ये ताम्रपत्र 1455 ईस्वी का है, 1455 ईस्वी का ये जो है ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र अलग है। दूसरा कालखंड 1490 से 1804, इसे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया जैसी मिलेगी उस बेस पर मैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोगों का।